नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वो हमारे स्टडी मटेरियल एक प्रश्नों की श्रृंखला में हुआ करते हैं। आज जो हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं वो 18 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न शैक्षिक एग्जाम में यानी शिक्षा विषय से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद उसे लाइक कर दिया करें, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। हमारे वीडियोज़ को आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आप इस चैनल का लाभ ले सकें। और निश्चित है कि हर तरह की परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो प्रश्न हैं ये पुनः ध्यान रखिएगा, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं अथवा उन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द और प्रश्न हैं। तो प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे डाउट क्लियर करेंगे और आपको हमारे प्रश्न याद नहीं करने होंगे, समझ में आ जाएंगे। तो आज हम जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं तो उसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। समस्त स्कूल के समन्वय का केंद्र, समस्त स्कूल के समन्वय का केंद्र क्या होता है? तो वो है स्कूल कार्यालय। कभी कभी ऐसे विकल्प दे दिए रहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए गोष्ठी कक्ष, सभा कक्ष, तो समस्त स्कूल के समन्वय का केंद्र लोग सभा कक्ष या गोष्ठी कक्ष लिख के चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विद्यालय का समन्वय केंद्र जो होता है वो स्कूल कार्यालय होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, पर्यवेक्षण किन किन रूपों में क्रियान्वित होता है? तो वो पहला है क्रियाकलाप, दूसरा है प्रक्रिया और तीसरा है नेतृत्व। अब देखिए, बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्रश्न में विकल्प में ऐसा दे दिया जाता है तंत्र के रूप में, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर पर्यवेक्षण किन रूपों में क्रियान्वित होता है तो वो ध्यान रखिए, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, प्रोसेस और लीडरशिप। प्रश्न क्रमांक 3 है, पर्यवेक्षण की मुख्य तकनीकें। पर्यवेक्षण कैसे किया जाता है तो उसकी कुछ मुख्य तकनीकें हैं। वो है, हम एक वर्कशॉप आयोजित करके कर लेते हैं पर्यवेक्षण, कार्यशाला, दूसरा सम्मेलन और तीसरा निदर्शन और प्रदर्शन। प्रश्न क्रमांक 4 है, पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो अब ये देखिए, पहला है निरंकुश, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोक्रेटिक। दूसरा है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। तीसरा है लेसेस फेयर, लेसेस फेयर यानी जैसा चाहे वैसा, आराम, लेसेस फेयर। और चौथा है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेटिक। तो अगर पर्यवेक्षण, अगर ये कभी कभी पूछ लिया जाए कि पर सबसे अच्छा पर्यवेक्षण कौन सा होता है तो वो है लोकतांत्रिक।
डेमोक्रेटिक पर्यवेक्षण सबसे अच्छा होता है। प्रश्न क्रमांक है 5। क्या विद्यालय प्रबंधन समिति किसी अध्यापक से आपदा प्रबंधन के कार्य करवा सकती है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है वो आपदा प्रबंधन के कार्य नहीं करवा सकती। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह लेख किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमडीसी आपदा प्रबंधन के कार्य नहीं करवा सकती है। प्रश्न क्रमांक 6। प्रशासन नौकरशाही के रूप में का प्रतिपादन किया है। तो प्रशासन नौकरशाही के रूप में ब्यूरोक्रेटिक, अभी यहां पर आपने देखा है, तो प्रशासन नौकरशाही के रूप में इस प्रशासन को किसने प्रतिपादित किया है? जो प्रशासन नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक होता है, इसके ब्यूरोक्रेटिक के अभी यहाँ पर आपने देखा है, ये प्रशासन के पर्यवेक्षण के प्रकार में तो नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन होता है, एक प्रकार होता है प्रशासन का। इसके जनक कौन हैं? तो ये हैं मैक्स वेबर, प्रतिपादक इसके मैक्स वेबर हैं। प्रश्न क्रमांक 7। विकलांगों से संबंधित कुछ संस्थान हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मानसिक विकलांग, यह है सिकंदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। दूसरा है राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, श्रवण विकलांग संस्थान, ये कान से संबंधित, तो यह है मुंबई में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून में। और राष्ट्रीय अस्थिबाधित, हड्डी से संबंधित, यह है कोलकाता में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये अधिक कभी न कभी प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अब ये देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है, श्रवण शक्ति की क्षति का स्तर कितना होने पर श्रवण सहायक यंत्र की आवश्यकता होती है? तो वो 26 से 40 डेसिबल यदि श्रवण शक्ति की क्षति हो गई है तो सहायक यंत्र की आवश्यकता, श्रवण सहायक यंत्र की आवश्यकता होती है। अब है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, शिक्षणीय मानसिक मंद बालकों को किस प्रकार के अधिगम कार्य नहीं देना चाहिए? शिक्षणीय मानसिक मंद बालकों को किस प्रकार के कार्य नहीं देना चाहिए? तो ये है जो शिक्षण कार्य में बहुत कमज़ोर होते हैं, जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो कार्य हैं, किस बच्चों को, शिक्षणीय मानसिक मंद बालकों को, जो इस तरह की मानसिक मंदता है उनकी, जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर हैं, उनको किस प्रकार का कार्य नहीं देना चाहिए? तो जटिल अधिगम कार्य उनको नहीं देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, दर्शन और शिक्षा के संबंध में क्या यह वाक्य दर्शन सिद्धांत और शिक्षा क्रिया सत्य है? ये वाक्य क्या है? अगर दर्शन और शिक्षा की जो हम परिभाषा दे रहे हैं, दर्शन और शिक्षा के संबंध में अगर हम ये बोलें कि दर्शन सिद्धांत है और शिक्षा क्रिया है, तो क्या सत्य है? तो यह बिल्कुल सत्य है। प्रश्न क्रमांक 11 है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत यथार्थवादियों ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? पाठ्यचर्या के अंतर्गत यथार्थवादियों ने किस पर बल दिया है?
तो विज्ञान और व्यावसायिक विषयों पर यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या के अंतर्गत पूछा जाए अगर कि यथार्थवादियों ने किस विषय पर अधिक बल दिया है, तो यथार्थवादियों ने सबसे ज़्यादा विज्ञान और व्यावसायिक विषयों पर बल दिया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कौन सा दर्शन स्व के अस्तित्व का विकास चाहता है? स्व का अस्तित्व, तो स्व का अस्तित्व है अस्तित्ववाद में। अब है प्रश्न क्रमांक 13, कौन सा दर्शन बालक को शिक्षित करने में समाज की भूमिका बालक को शिक्षित करने में समाज की भूमिका को सबसे कम मान्यता देता है, सबसे कम मानता है, तो वो है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद कहता है कि बालक को शिक्षित करने में समाज की भूमिका सबसे कम है। अब है प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 है, मानववाद के अनुसार मानव है, क्या है मानव? पूर्ण शक्ति संपन्न प्राणी है मानव। मानववाद कहता है कि मनुष्य जो है पूर्ण शक्ति संपन्न प्राणी है। प्रश्न क्रमांक 15 है, मानववाद बल देता है, किस पर बल देता है मानववाद? नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों पर और न्याय पर भी बल देता है ये मानववाद। प्रश्न क्रमांक है 16, मानववाद स्वीकार नहीं करता है, किस चीज को मानववाद स्वीकार नहीं करता है? धार्मिक दृष्टिकोण एवं अलौकिक विचारों को। अलौकिक जो लोक से परे, पारलौकिक जिसको बोल सकते हैं, अलौकिक मानववाद इसको स्वीकार नहीं करता है। धार्मिक दृष्टिकोण को मानववाद स्वीकार नहीं करता है, अलौकिक तथा अथवा पारलौकिक विचारों को भी मानववाद स्वीकार नहीं करता है। अब है प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 है, मानववाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानववाद का जनक जो है पेटार्क, ये इटली के हैं, तो मानववाद का जनक पेटार्क को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 है, शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए, किसने कहा है? शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये। अब दोस्तों, इसी के साथ आज हमारी 18 प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। दोस्तों, हम एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। और आप हमारे चैनल से यदि जुड़े रहते हैं तो एक निवेदन और है कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम अपने वीडियोज़ को अपने चैनल पे अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों, पुनः मैं कहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लाल बटन के बगल में बेल आइकन है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभी तक सुनने के लिए।